हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो 2005 से लेकर के 2026 तक जितनी भी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है, सारा का चर्चा करेंगे हम लोग। याद रखें आप लोग कि जितना क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चंस करेंगे। पूरा क्वेश्चंस की संख्या है 1000 के आसपास में, 972 75 के आसपास है। तो सारा क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस कर करके आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में, सारा क्वेश्चंस मेरे पास है और सारा का डिटेल सॉल्यूशन देंगे। खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो हमारे यहाँ क्लास कर चुके हैं इंडियन ज्योग्राफी का। और कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस आपका पर्यावरण का भी उसमें मिलता जुलता आएगा। तो जो पर्यावरण का क्लास नहीं किए हैं उनसे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभ्यारण्य हो गया, नेशनल पार्क हो गया, रामसर साइट हो गया, कुछ चीजें जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स है आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, कॉप से संबंधित चीजें पूछा जाएगा। तो वो चीजें में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में जितनी चीजें आप लोगों को बताए हैं, एक क्वेश्चंस नहीं आप लोगों से छूटेगा। और पूरा रिवीजन होने के बाद आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखें कि जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चंस आप लोगों का है 2005 का। तो ये कभी नहीं समझना है कि ये जो 2005 का है तो 2026 में, 2027 में, 28 में नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाने का कारण ये है कि ये दिल्ली जो है ना भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, इस कारण से हमेशा पूछा जाएगा। आगे भी क्वेश्चंस ये आ सकती है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में। आप लोग ध्यान देंगे, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी और जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, क्योंकि एग्जाम का सारा क्वेश्चन है। बिहार एसएससी अमीन परीक्षा, भर्ती परीक्षा 2005 में पूछा था कि दिल्ली शहर जो है ना वो किस नदी के किनारे है। याद रखना है, पहली चीज तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, पूछेगा ही। ये जो है यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी। यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखना है, गंगा की सबसे बड़ी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। गोमती नदी के बारे में याद रखना है कि गोमती एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जो हिमालय से ना निकल करके मैदानी इलाका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैदानी इलाका। और मैदानी इलाका में भी नाम है फुलहर झील। फुलहर, फुलहर झील, फुलहर झील से निकलती है। और ये जो फुलहर झील है वो आपका यूपी में पड़ता है। तो ये चीजें भी आप लोगों को याद रखें इसके बारे में। गोदावरी के बारे में याद रखना है कि ये 1465 किलोमीटर लंबी है और ये साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। यानी कि सबसे लंबी नदी अगर साउथ इंडिया का पूछे, दक्षिण भारत का पूछे, तो आपका हो जाएगा कौन सा? गोदावरी। यानी कि इसका आंसर जो आप लोगों का होगा वो होगा आपका यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे लेप्चा, है ना। लेप्चा जनजाति जो है ना वो कि कहाँ पाई जाती है। आप लोगों को सिक्किम के बारे में बताए थे। लेप्चा जनजाति, लिम्बू जनजाति हो गया, आपका भोटिया हो गया, ये सारा सिक्किम में पाया जाता है। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाएगा, इसका आंसर है। आप लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। आप लोगों को अगर हम कुछ जनजाति के बारे में दिखाना चाहें, जो चीजें आप लोगों को बता चुके हैं, आप लोग ध्यान देंगे इस मैप को। ये है आपका सिक्किम। सिक्किम में कौन सी जनजाति? तो याद रखना है, एक तो याद रखना है आप लोगों को लेप्चा, लेप्चा जो क्वेश्चन सभी पूछा था। दूसरा आपका हो गया लेम्बू नाम करके पाया जाता है जनजाति। और एक हो गया आपका भूटिया। भूटिया भी जनजाति आपका यही पाया जाता है। त्रिपुरा की जनजाति काफी चर्चित है, रियांग, रियांग जनजाति। और एक है आपका नोटिया, एक है आपका नोटिया। तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा में, ठीक है। असम में एक काफी चर्चित है बोडो जनजाति। कौन सी जनजाति? बोडो जनजाति, जो हमेशा देखने को मिलेगा। बोडो कहाँ? असम में। बाकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका है दफला, मेरी, अबोर, मिश्मी, जो पहाड़ियां है उसी नाम से जनजातियां भी पाई जाती है। अगर बात करें आपका मेघालय में, तो गारो, खासी, जयंतियां, ये तीनों पठार पे, तीनों पहाड़ियां पे जो लोग निवास करते हैं उस नाम से इन जनजातियों का भी नाम है। जो गारो पे निवास करती है, गारो पहाड़ियां पे, गारो पहाड़ियां पे, उसको बोलेंगे गारो जनजाति। जो खासी पे, खासी जनजाति। और ये आपका है गारो, खासी, जयंतिया। इस तरह से याद रखना है। वेस्ट बंगाल में याद रखना है को, वेस्ट बंगाल में आपको हो जाएगा लोधा, है ना। लोधा हो जाएगा, भूमिज हो जाएगा,
है ना। ये सब जनजातियां जो है आपका वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में आपका हो जाएगा, उड़ीसा में जुराव हो गया, भुइया हो गया, जुराव हो गया, भुइया हो गया, है ना। ये सब आपका उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश में याद रखना है आप लोगों को, आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति हो गया आपका, लंबाडा हो गया। तो ये सब आपका आंध्र प्रदेश में, बडागा आपका, कोटा हो गया, टोडा हो गया, ये सब तमिलनाडु में। बहुत सारी जनजातियां हैं। आप लोगों से पूछा था सिक्किम का, तो सिक्किम का तीनों याद रखना है, लेप्चा, भूमिज, नेम्बू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे। नेक्स्ट पूछ रहा था हरित क्रांति। याद रखना है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति चलाया गया था, और हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को यही याद रखना है, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है। याद रखना है कि हरित क्रांति जब चलाया गया था तो कौन सी फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो वो आंसर आपका होगा गेहूं को। सबसे ज्यादा मात्रा में गेहूं को प्रभावित किया था। ये दो चरण में चलाया गया था। अगर आप लोगों से कभी पूछा जाए कि फर्स्ट चरण कब से कब तक रहा था, तो याद रखना है, फर्स्ट पहला जो चरण था 1966 से लेके 67 तक। दूसरी चरण की बात करें तो दूसरा चरण जो किया किया गया था 1983 से 84 तक, ये सेकेंड चरण था। इनके जनक के रूप में जाना जाता है। अगर जनक के रूप में पूछा जाएगा कि विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है, तो याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। अगर आप लोगों से भारत में पूछा जाए कि भारत में कौन है जो हरित क्रांति के जनक जनक है, तो याद रखना है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन याद रखना है, एम एस स्वामीनाथन। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा आप लोगों से, आप लोगों को गलती जाता है, इसको रिपीट करते रहें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये पूछा गया था ऑपरेशन फ्लड के बारे में। आप लोग जानते हैं 1970 के दशक में दुग्ध उत्पादन से संबंधित चीजें कई बार हम बताए हैं। याद रखना है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ये कब चलाया गया था, तो वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 के दशक में चलाया गया था। ये हमेशा ऐसे ही देता है। किस दशक में चला था, तो 1970 के दशक में चला था। एम एस स्वामीनाथन के बारे में अभी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ग्रीन विच के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये ग्रीन विच है, हमेशा क्वेश्चन आते रहता है। ग्रीन विच के बारे में सब लोगों को पता भी होगा, अगर जिन्हें नहीं पता है अच्छी तरीके से इसे समझ लें। कह रहा है भारतीय मानक समय तथा ग्रीन विच मध्य समय में कितना अंतर है, यानी कि ग्रीन विच और भारत का समय में क्या अंतर है। तो याद रखना है 5.5 घंटे का तो अंतर है, लेकिन 5.5 घंटे क्या आगे या पीछे। तो याद रखना है 5.5 घंटा जो है हम लोगों का टाइम जो है ग्रीन विच से 5.5 घंटा आगे है। क्लियर है। इसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखें अच्छी तरीके से, तो आप लोग मैप से समझ सकते हैं कि ग्रीन विच जो है ना वो कहाँ पे है, और ग्रीन विच से हम लोगों का समय कैसे ज्यादा है। देखिएगा ये अपना प्यारा सा भारत है, और भारत के बीचों बीच में आती है मानक समय रेखा। मानक समय जो रेखा है भारत का वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, क्यों पूर्वी देशांतर है, क्योंकि ग्रीन विच आपका यहाँ पे है। ये है आपका ग्रीन विच, मान लीजिए यहाँ पे है, ये 0 डिग्री है ना। ये कितना है, 0 डिग्री है। तो ये आपका ग्रीन विच है, यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है। तो ग्रीन विच के हम लोग का जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन होता है वो ईस्ट होता है, ऊपर का उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, और इस एरिया को बोलते हैं हम लोग पश्चिम। तो हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग ईस्ट में है। इसको ईस्ट में देशांतर बोलते हैं। देशांतर क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि ये जो रेखाएं होती है, जो रेखाएं ऐसे खींची जाती है ना, खड़ी खींची जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। और जो रेखाएं ऐसे खींची जाती है क्षैतिज के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है। तो हम लोगों का जो भारत है वो पूरब में है। कितना पूरब में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। याद रखना है कि एक देशांतर का मतलब होता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे कर देते हैं। याद रखना है आप लोगों को एक देशांतर। तो अगर पूछा जाएगा एक देशांतर, एक देशांतर, एक देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। कितना होता है, 4 मिनट। 4 मिनट का अंतर, एक देशांतर का अंतर होता है 4 मिनट का अंतर, यानी कि एक देशांतर आगे पीछे अगर करेंगे तो आप लोगों का टाइम में 4 मिनट का डिफरेंट पाया जाएगा। ये चीजें ये बता रहा है। दूसरी चीज याद रखना है कि ये 0 डिग्री से कितना आगे है, 82.5 डिग्री। तो याद रखना है कि 82.5 डिग्री अगर आगे है, 82.5 डिग्री ईस्ट है,
तो इसको कह सकते हैं एक देशांतर में आपका है 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 82 गुने पहले हम लोग 4 करेंगे, तो ये आ जाएगा 328। और ये आपका हाफ के लिए कितना जुटेगा? 2 जुटेगा। तो इसमें अगर +2 करते हैं तो पूरा कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। और 330 को, अगर 330 को हम लोग आवर में बदलते हैं, घंटा में बदलते हैं, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से इसको काटेंगे 5 मरते में, यानी कि कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ऊपर, 5 पूर्णांक 3/6 हो जाएगा। अब ये 5 आवर हो गया, 5 घंटा हो गया। 3/6 को अगर हम लोग तोड़ेंगे घंटे में, तो देखिए 6 दहे के 60, यानी कि कितना? 30 मिनट। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट जो है ना, वो हम लोगों का समय आगे है। इधर अगर आ रहे हैं तो वो आगे है, और इधर जाएंगे तो पीछे है। जैसे इधर आपका हो गया यूनाइटेड का अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया आपका, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, या इसके बाद में इधर भी आप लोग कह सकते हैं कि इस एरिया के बाद में आपका यहाँ पे मिस्र है, इजिप्ट है। ये सारा का जो है ना, कुछ न कुछ आगे है, पीछे है, हम लोगों के समय से पीछे है। यानी कि 0 डिग्री के से जो इस एरिया में आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका जो समय है वो ग्रीनविच से पीछे है, और हम लोगों का समय ग्रीनविच से आगे है। कितना आगे है? 82.5 डिग्री। एक चीज ये पूछा जाता है भारत के बारे में, कि अगर ये भारत का मैप है, तो भारत के मैप में इधर आपका है अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका है गुजरात। ये भारत का मैप में गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना देशांतर का अंतर है, कितने समय का अंतर होगा? तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सबसे जो भारत का जो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, वो होता है 68। कितना होता है? 68 डिग्री कर सकते हैं। 68 डिग्री आपका हो जाएगा, 68 डिग्री 37, कितना हो जाएगा? 37, 68 डिग्री 37। और आपका जो अरुणाचल प्रदेश में होता है वो होता है 97.25, 97.25। तो इन दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री देशांतर के आसपास आएगा। 30 डिग्री देशांतर। और 30 डिग्री देशांतर का मतलब याद रखना है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 30 डिग्री में कितना मिनट का अंतर? 30 चौक 20 से 120 मिनट, और 120 मिनट को हम लोग कह सकते हैं 2 आवर। तो कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की जो पूर्वी बिंदु है और पश्चिमी बिंदु के अंतर, बीच का अंतर कितने समय का होगा? तो 2 आवर का होगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है हमेशा। ठीक ठीक है, बिल्कुल। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चंस का, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों का है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? भारत अपना जो है वो किस गोलार्ध में है? तो देखिए आप लोगों का इसी से क्वेश्चंस ये भी आ जाएगा कि अगर मैप से आप एक मरते देख लेते हैं, तो ये कभी भी आप लोगों से गलती नहीं जाएगा। देखिएगा, भारत आपका यहाँ पे है, ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है ना? ये जो मेन रेखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। देखिए 0 डिग्री के जो ऊपर वाला ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया को बोला जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले एरिया को बोला जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस में है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, एक चीज तो हम लोगों को निकल गया कि उत्तरी गोलार्ध में है भारत, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखते हैं ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री जो है ये दो भागों में बढ़ता है। एक इधर हो गया पूरब, और इधर हो गया आपका पश्चिम। तो देखिए, तो उत्तर में तो है ही है, लेकिन पश्चिम में ना होकर के पूरब में है। तो उत्तरी गोलार्ध में है, और कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है, और ये आपका हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भी तो कहाँ? पूर्वी गोलार्ध में। तो आप अब यहाँ से ऑप्शन के अनुसार आपका अपना जो क्वेश्चंस है ना, उसका आंसर आप बता सकते हैं। क्या क्वेश्चंस था? क्वेश्चन आपका ये था कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध यानी किस हेमिस्फेयर में स्थित है? देखिए दक्षिण में तो ये होगा नहीं, उत्तर एवं पूर्वी में ही है, दक्षिण पूर्वी में भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन है ही है आपका बी नंबर। तो उत्तर में है और पूरब में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। फिर से मैं बता दूं कि इस तरह से अगर देखते हैं तो भारत आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक तो उत्तर हो गया, नॉर्थ में है, और इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, तो इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, यहाँ से आप लोग याद रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या कहलाता है? तो जनसंख्या घनत्व हम उसे बोलते हैं कि जहाँ पे कम क्षेत्रफल में ज्यादा लोग रहते हैं।
तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है वर्ग किलोमीटर। याद रखना है कि क्षेत्रफल हमेशा उसी तरीके से इसमें भी यूज किया जाएगा जनसंख्या घनत्व में। किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रति किलोमीटर, ये भी नहीं होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, ये आपका राइट आंसर है। याद रखना है कि कम भूमि में यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व कहीं कहीं पे कम भी है, कहीं कहीं पे ज्यादा भी है। अगर भारत की बात करें तो भारत का दो राज्य आप लोगों को याद रखना है। भारत का एक याद रखना है बिहार, एक याद रखना है बिहार, और दूसरा याद रखना है आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश। क्या याद रखना है? अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो बिहार में पाई जाती है। 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहाँ? बिहार में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। वही चीजें अगर देखते हैं बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में 1106 लोग एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो भारत के बारे में पूछा जाएगा कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो आप लोग आंसर देंगे बिहार। कितना है? तो 1106। और अरुणाचल प्रदेश पूछेगा तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पे कन्याकुमारी के बारे में। यहाँ पे कह रहा है कि कन्याकुमारी जो है ना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। शायद आप लोगों को कई बार हम बताए हैं, आप लोगों इसका आंसर भी दे पाएंगे। कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। कैसे होगा तमिलनाडु? तो कई बार आप लोगों को भारत का मैप में बताए हैं कि ये जो आपका तमिलनाडु का एरिया है, ये जो आपका तमिलनाडु का एरिया है सबसे नीचे ये ऐसे आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, है ना। इसको फिर से मैं बना दूं तो याद रखना है कि ये जो तमिलनाडु का एरिया है, ये जो तमिलनाडु का एरिया है, तो तमिलनाडु के एरिया में निचली भाग में पाया जाता है आपका कन्याकुमारी। कौन सा? कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी का कभी कभी ना ये पूछ लेता है किस अक्षांश पे है। तो अगर हम ऐसे भारत को ऐसे करके करते हैं तो ये जहां पे करता है, इसका नाम इस बिंदु का अक्षांश का नाम होगा 8 डिग्री 6 मिनट। कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 6 मिनट। और अंडमान निकोबार अगर करें, ये अंडमान हो गया, नीचे वाला एरिया निकोबार हो गया, तो निकोबार वाला जो ये बिंदु करता है ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पे दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर भारत का संपूर्ण विस्तार पूछे तो अंडमान निकोबार से लेकर के ऊपर 37 डिग्री 6 जो आपका अक्षांश होता है, ये पूरा आपका विस्तार बताना है। लेकिन सिर्फ पूछेगा कि भारत का विस्तार, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार क्या है, तो आपको देशांतर बता देना है। देशांतर क्या बताना है? देशांतर आप लोगों को बता चुके हैं 68.7, 68.7 से 97 पॉइंट कह सकते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट। और आपका अक्षांश हो जाएगा नीचे अगर संपूर्ण पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो जाएगा संपूर्ण। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और कन्याकुमारी है कहाँ? ये तो सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों का, कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है वो है आपका, वो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। आप लोगों को ज्योग्राफी में याद करवाए थे शोध संस्थान, और यही अनुसंधान संस्थान भी आप लोगों को बताया गया था। तो हम बताए थे कि भवन का निर्माण जो होता है ना वो रोड़ा पत्थर से होता है, तो याद रखना है उससे आपको रुड़की याद रहेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना जो है ना वो कहाँ स्थापित किया गया था? इस्पात का पहला कारखाना, ये 2005 में पूछा था। ये बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में पूछा गया। याद रखना है कि इस्पात का पहला कारखाना आप लोगों से अगर पूछे तो याद रखना है जमशेदपुर में टाटा स्टील बनाया गया था, है ना, टाटा स्टील। आप लोगों को टिस्को पता है? टिस्को के बारे में, टिस्को के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 1907 में बना था, है ना। 1907 में इसका स्थापित किया गया था। ये इस्पात का भारत का पहला कारखाना है। ठीक है। एल्युमिनियम के बारे में अगर आप लोगों से कभी पूछे एल्युमिनियम कंपनी के बारे में, तो एल्युमिनियम कंपनी के बारे में बहुत सारी कारखाना है एल्युमिनियम कंपनी।
एल्युमिनियम कंपनी। एल्युमिनियम कंपनी के बारे में अगर आप लोगों को पूछे तो याद रखना है, एक है आपको बाल्को, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी, किस देश की सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से बनाया गया, ठीक है। एक पूछेगा आपको नाल्को, नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से? तो नाल्को आप लोगों को याद रखना है फ्रांस की सहायता से। एक पूछेगा हिंडाल्को, हिंडाल्को, हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी आप लोगों को याद रखना है अमेरिका की सहायता यानी यूएसए की सहायता से बनाया गया। एक आप लोगों को पूछेगा इंडाल्को, है ना, इंडाल्को, इंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से बना है? तो इंडाल्को याद रखना है कनाडा की सहायता से बना है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछ देगा वेदांत, वेदांत एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से बनाया गया? तो ये आपका जर्मनी की सहायता से बनाया गया, है ना, वेदांत जर्मनी। एक आपको पूछ देगा माल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से बनाया गया? तो माल्को आपका इटली की सहायता से बनाया गया। तो ये भी एल्युमिनियम कंपनी के बारे में विभिन्न विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। बाल्को यूएसएसआर, नाल्को फ्रांस की सहायता से, हिंडाल्को यूएसए की सहायता से, इंडाल्को कनाडा, वेदांत जर्मनी और माल्को आपका जो है वो इटली की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों का है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्य खाद्यान्न कौन सा है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में चावल उत्पादित करता है भारत। कौन सा? चावल। सबसे ज्यादा खाद्यान्न के उत्पादन में चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा होता है। अगर पूछेगा भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करता है, तो वो हो जाएगा उत्पादन करने में वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पर यूपी आएगा और तीसरे नंबर पर आपका पंजाब है। और प्रति हेक्टेयर में पूछेगा, यानी कि कम भूमि में ज्यादा उपज करने वाला कौन सा है ना। ऑल ओवर में ज्यादा नहीं है, लेकिन कम भूमि में ज्यादा, उसको बोला जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तो वो फिर पंजाब आपका पहले स्थान पे आ जाएगा। यहाँ पे याद रखना है भारत का टॉप जो राज्य है, एक याद रखना है वेस्ट बंगाल पहले स्थान पे, सेकेंड आप लोगों को याद रखना है यूपी है, और थर्ड आपको याद रखना है वो पंजाब है। वो कौन सा है? वो पंजाब है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भारत अपने अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो उद्गम स्थल में गंगा नदी को क्या बोलते हैं? उद्गम स्थल जिस समय होता है उस समय गंगा नदी को भगीरथी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर अलकनंदा भी तो कहते हैं, मंदाकिनी भी तो कहते हैं, है ना, हुगली तो खैर ठीक ठीक है आप लोग काट पाएंगे, लेकिन मंदाकिनी, अलकनंदा और भगीरथी ये कंफ्यूजन करता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों को मैपिंग होनी चाहिए, कहाँ से कौन सी नदियां निकलती है। हालांकि उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें हिंट हम कर देते हैं यहाँ पे। याद रखना है सबसे पहली चीजें मैप के थ्रू, सबसे पहली चीजें आप लोगों को मैप में क्या चीजें याद रखनी है? मैप में आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है, धौली और विष्णु गंगा के संगम के नाम से। मान लीजिए ये धौली है, ये विष्णु गंगा, संगम के बाद विष्णु गंगा आती है, उसके बाद आगे आती है तो फिर मंदाकिनी मिलती है, फिर आगे आती है तो एक एक नदी पिंडार मिलती है, और ऊपर से फिर एक आपका ये नंदाकिनी मिलती है, पिंडार मिलती है, और ये आपका मंदाकिनी मिलती है। और आगे आने के बाद ये उत्तराखंड से ही एक नदी आती है और वो मिलती है आपका भगीरथी। इसीलिए जो भगीरथी है ना, ये भगीरथी नदी के कारण ही इसे भगीरथी के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही उत्तराखंड के ये मैदानी इलाका में आती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। और ये यूपी होते हुए, बिहार होते हुए झारखंड में 80 किलोमीटर जाती है, और ये फिर गिर जाती है, कहाँ गिर जाती है? आपका बंगाल की खाड़ी में। यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो आप लोगों को याद रखना है कि भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। सबसे ज्यादा दूरी तय करती है कहाँ? यूपी में। सबसे कम दूरी कहाँ तय कर रही है? तो ये झारखंड में कर रही है। और ये पूछा जाता है झारखंड में कितना किलोमीटर? तो 80 किलोमीटर साहिबगंज नामक एक जिला है, वो जिला से होकर के जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात किया जाए संगम की, तो यहाँ पे जो नंदाकिनी मिलती है उसे नंद प्रयाग बोलते हैं, यहाँ पे पिंडार मिलती है कर्ण प्रयाग बोलते हैं, यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग बोलते हैं, और जहाँ पे ये भगीरथी मिलती है उसे देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बाकी इसमें बहुत सारी क्वेश्चन, एक चीजें और याद रखनी है कि यहाँ पे तो भगीरथी बोला जाता है, जैसे ये आपका बंगाल में प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में, तो वहां भी इसको भगीरथी के नाम से जाना जाता है।
मुख्य धारा को भगीरथी बोलते हैं, और एक धारा नीचे आ जाती है, नीचे आ जाती है, और नीचे जो आती है इसको बोलते हैं आपका हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। और जो बांग्लादेश में जाती है इसको बोला जाता है पद्मा। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। तो ये सारा क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो भगीरथी आंसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आप लोगों का, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। याद रखना है कौन सी सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो भारत और अफगानिस्तान, जिस समय भारत और पाकिस्तान दोनों एक हुआ करता था, उसी समय एक रेखा खींची गई थी अफगानिस्तान और भारत के बीच, जिसका नाम था डुरंड रेखा। आज ये डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसका निर्धारण हुआ था डुरंड की अध्यक्षता में, याद रखना है 12 नवंबर, 12 नवंबर आपका 1893 को, 12 नवंबर 1893 को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चंस ना पूछ करके वायसराय का नाम दे देता है, किस वायसराय के समय में ये डुरंड रेखा खींची गई थी। याद रखना है एक व्यक्ति है जिनका नाम है लैंसडाउन। लैंसडाउन, लैंसडाउन का जो कार्यकाल रहा वो 1888 से लेकर के 93 तक रहा, और इनकी समय की दो घटना महत्वपूर्ण है। एक तो है आपका सेकेंड कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, अधिनियम। एक तो ये पूछा जाता है कि दूसरा कारखाना अधिनियम किसके समय में, तो वायसराय लैंसडाउन के समय में। और दूसरी चीज आपका यही पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है आप लोगों का, है ना, कि डुरंड रेखा का निर्धारण जो किया गया है ना, डुरंड रेखा का निर्धारण, डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में किया गया, तो वो लैंसडाउन के समय में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का यहाँ पे, रेलवे की यात्री के डब्बे जो बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, देखिएगा बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखना है यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे के यात्री डब्बे निर्माण होते हैं, कहाँ निर्माण होते हैं, तो यात्री का डब्बा जो निर्माण होता है वो डब्बा बनाया जाता है पेरम्बुरु में। ठीक है, ये कहाँ है सर, ये तमिलनाडु का एक शहर है जहाँ बनाया जाता है। अगर यहीं पे बात करें डीजल का, तो डीजल का याद रखना है, डीजल का जो इंजन बनाया जाता है, डीजल का इंजन बनाया जाता है, इंजन की बात करेगा तो वो याद रखना है आपको वाराणसी में, वाराणसी में। ठीक है, हालांकि वाराणसी में अब इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक इंजन भी बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन प्रारंभ जो स्टार्ट हुआ था वो डीजल इंजन से स्टार्ट हुआ था। ये चितरंजन में याद रखना है, यहाँ पे तो आपको विद्युत इंजन बनाया ही जाता है। आप लोगों को पता होगा कोचीन जो चर्चित है ना, वो यात्री, वो जो डिब्बे होते हैं ना रेलगाड़ी, वो आपको वहाँ पे कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में वहाँ पे जमा किया जाता है। ठीक है, वो एक प्रकार का कलेक्ट करता है, बहुत सारे वहाँ पे बड़े स्थल है बनाया गया है। उस तरह से कोचीन में जो है ना रेलवे के द्वारा कि यात्री डब्बे को वहाँ पे जो भी रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आप लोगों को कई बार बताए हैं और बहुत अच्छा तरीके से जलवायु बताए हैं इंडियन ज्योग्राफी में। और याद रखना है कि अगर वर्षा कम कहाँ होती है पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देखना है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये औसतन नहीं पूछा है। तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में, क्योंकि यहाँ से 9 से लेकर के 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है, प्रति वर्ष होता है वर्षा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर औसतन की बात करें, औसतन, औसतन, तो औसतन की बात करें तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा। सबसे कम वर्षा में औसतन की बात करें तो आपका राजस्थान होगा। औसतन क्या होता है सर, औसतन ये याद रखना है कि लद्दाख में तो कम वर्षा होती ही है, लेकिन राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा कह सकते हैं ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कुछ एरिया में वर्षा होती है, ये एरिया में वर्षा होती है, इस एरिया में भी वर्षा होती है, और जो पश्चिमी इलाका है ना, वर्षा कम होती है। तो पूरा मिला करके अगर औसतन देखा जाए तो सबसे कम वर्षा राजस्थान में होती है। लेकिन सूखा जो क्षेत्र है ना, जो शुष्क सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो लेह लद्दाख को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या याद रखेंगे, औसतन अगर पूछेगा
कि भारत में वर्षा का औसतन अगर पूछेगा तो आपको राजस्थान बताना है, ऐसे क्या बताना है, ऐसे लेह बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, थारू लोग का निवास कहाँ स्थित है? थारू जनजाति, देखिए, है ना, जब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो थारू जनजाति का फोटो भी दिखाए थे, दीपावली पे कैसे शोक मनाती है वो भी दिखाए थे, विभिन्न जनजातियां बताए थे। याद रखना है कि थारू जनजाति जो है ना, वो उत्तराखंड आप लोगों को बताए थे, लेकिन आप लोगों को वहां पे हम चर्चा किए थे कि उत्तराखंड में और कुछ यूपी के उत्तरी इलाकों में पाए जाते हैं, क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ स्टेट का, वो भाषा के आधार पे हुआ, जनजाति के आधार पे नहीं, पहाड़ के आधार पे नहीं। तो जो जनजातियां, उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, तो जो सीमा रेखा बनाई गई यूपी और उत्तराखंड का जो बॉर्डर है, तो वहां पे पाई जाती है। तो याद रखना है कि अगर उत्तराखंड आप लोगों को नहीं मिले तो यूपी सही करना है, क्योंकि यूपी कौन सा यूपी, तो नॉर्थ यूपी, है ना, नॉर्थ यूपी में थारू जनजातियां। थारू जनजातियां जिस समय हम लोग पटाखे फोड़ते हैं, दीपावली मनाते हैं, उस समय थारू जनजाति के लोग दीपावली पर शोक मनाती है ना। दीपावली, याद रखना है, थारू जनजाति दीपावली पर, दीपावली पर क्या मनाती है, तो शोक मनाती है दीपावली पर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, है ना, डफला हो गया, डफला हो गया, मीरी हो गया, मिशमी हो गया, डफला, मीरी, मिशमी, अबोर, अबोर, ये सब जनजातियां यहाँ पे पाई जाती है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आपका कोल हो जाएगा, कोल जनजाति, संथाल भी पाया जाता है, संथाल भी पाया जाता है, भील भी पाया जाता है, ये गोंड भी पाया जाता है। तो ये सब जनजातियां जो है यहाँ पाई जाती है। ठीक है। बिहार में एक चर्चित जनजातियां हैं, गोदना गोदने वाली जनजाति, गोदना वाली जनजाति, गोदना बनाने वाली, गोदना गोदने वाली, गोदने वाली जनजाति, इसका नाम है ओझा कोठारी। याद रखना है कौन से है, ओझा कोठारी, ओझा कोठारी। तो ये सारी जनजातियां हैं जिसे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को बताना है, नागा अर्जुन बांध जो है ना, वो किस नदी पर आधारित है? तो नागा अर्जुन जो है, नागा जहाँ पे अर्जुन रहेंगे वहां पे कौन बताने वाला होगा, कृष्ण। अर्जुन के साथ हमेशा कौन दिखते हैं, कृष्ण दिखते हैं। तो नागा अर्जुन कभी भी पूछे तो वो आपको सेट करके रखना है, नागा अर्जुन परियोजना, नागा अर्जुन बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पे है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कर रहा है आपका ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद काफी चर्चित जगह है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज विकास भी पूछा जाएगा। पंचायती राज संस्थान सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश आपका ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया था 1958 में। हालांकि इसकी प्रक्रिया 1965-67 से चलने लगी, लेकिन आपका जो स्थापना का स्रोत जो जाता है आपका ग्रामीण विकास ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का 1958 में। तो ये याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? 2006 में पूछा गया था कि कौन से खनिज में आत्मनिर्भर है। याद रखना है कि उस समय के अनुसार ग्रेफाइट, जिसे हम लोग काला हीरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काला हीरा, है ना, काला हीरा नहीं, काला सोना, क्या बोलते हैं, काला सोना। तो काला सोना बोला जाता है ग्रेफाइट को, और ग्रेफाइट में आत्मनिर्भर था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए, अभी हम लोग 2026 में पढ़ रहे हैं, और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान समय में ये जो भारत है वो लौह अयस्क में आत्मनिर्भर है। लौह अयस्क, लौह अयस्क पूछा जाएगा, लौह अयस्क में आत्मनिर्भर है। कितना आत्मनिर्भर है, तो 100%। हम लोग निर्यात करते हैं लोहे का, लौह अयस्क का हम लोग निर्यात करते हैं। कितना लोहा पाया जाता है भारत में, उड़ीसा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, बहुत सारा जगह है जहाँ पे लौह अयस्क पाया जाता है, झारखंड हो गया। तो लौह अयस्क में वर्तमान में जो है 100% यानी कि आत्मनिर्भर है भारत। लेकिन 2006 के अनुसार याद रखना ग्रेफाइट में भी है। अगर बिहार के बारे में पूछ ले तो फिर आप लोग आंसर क्या देंगे? बिहार के बारे में याद रखना है, क्योंकि बिहार एग्जाम में बिहार से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। बिहार में पूछा जाएगा कि खनिज में आत्मनिर्भर जो है, बिहार कौन सी खनिज में है? याद रखना है पायराइट्स। कौन सी खनिज? पायराइट्स, पायराइट्स, पायराइट्स के मामले में बिहार जो है वो 100% आत्मनिर्भर है, 100% आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, कोलार
स्वर्ण जो खदानें हैं वो किस राज्य में है? आप लोगों को बताए थे कोलार की खाने जो है वो एमपी में है, और कोलार की खाने किसके लिए है? तो याद रखना है, हीरे के लिए है। किसके लिए? हीरे के लिए। कोलार की खाने में हीरा होता है, ठीक है? इस तरह से याद रखना है कोलार पन्ना में हीरा, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा आप लोग, ये जो आपका कोलार है ना, कोलार की खाने, कोलार आपका कहाँ हो जाएगा? तो कोलार हो जाएगा आपका कर्नाटक में। किसके लिए? सोना के लिए। किसके लिए? सोना के लिए। ठीक है, ये सोना के लिए। एमपी में क्या है सर जी? एमपी में पन्ना है। पन्ना किसके लिए? हीरा के लिए। एक और है आपका उड़ीसा कर्नाटक में जिसका नाम है हार्टी की खाने। हार्टी की खाने किसके लिए? ये भी आपका है सोना के लिए। तो याद रखना है कोलार की खाने जो है वो स्वर्ण के लिए कर्नाटक में, हार्टी की खाने सोने के लिए कर्नाटक में, और मध्य प्रदेश में याद रखना है पन्ना किसके लिए है? तो हीरा के लिए। एक याद रखना है देगाना। देगाना, देगाना कहाँ है? तो राजस्थान में। किसके लिए है? याद रखना है ये टंगस्टन के लिए। किसके लिए है? टंगस्टन के लिए। इसी तरह से आप लोगों को याद रखना है खेतड़ी। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है? तो ये भी राजस्थान में है। किसके लिए है? तो ये कॉपर के लिए है, तांबे के लिए है। तो बहुत सारी खाने हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। ये सारा पूछा गया है। सोच सकते हैं कि कितना कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। लगभग क्वेश्चंस आप लोगों का कराया हुआ है ना। विनिर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रदान करता है वो सूती वस्त्र। वस्त्र उद्योग भारत की सबसे बड़ी उद्योग है, और इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार चलता है। ये चीजें याद रखना है। देखिए बोकारो स्टील प्लांट है ना, बोकारो स्टील प्लांट आप लोगों को बताएं किसके सहायता से लगाया गया? तो यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ, रूस की सहायता से लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी ना, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? याद रखना करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये 2006 में पूछा था। करैल केवाल मिट्टी। जिस तरह से ये 2006 है ना, 2025 तक, 2026 तक लेटेस्ट क्वेश्चंस तक आप लोगों को लेके जाएंगे, ताकि पूरा ज्योग्राफी जितनी पढ़ा है आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्या क्या चीजें हम लोग पढ़े हैं। ये स्पेशल बिहार के एरिया में हो जाएगा, या कह सकते हैं कि गंगा नदी के जो उस दक्षिणी भाग में उसको केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए यहाँ पे, ये सही से नहीं आ पाया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको है ना, सिंपली पाल। आप लोगों को पता है कि सिंपली पाल मुख्यतः किस वन जीव के लिए है? सबसे पहली चीज सिंपली पाल है कहाँ? तो सिंपली पाल जो है ना ये उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। सिंपली पाल जो है वो आपको है याद रखना है उड़ीसा में बाघों के लिए है। किसके लिए है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में बाघ होता है। लेकिन ऑप्शन में आपका बाघ नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में जब बाघ नहीं दिख रहा है तो आप लोग किसको सही करेंगे? हाथी को। सिंपली पाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में हाथी के लिए चर्चित है, बाघ के लिए चर्चित है, लेकिन हाथी नहीं था तो बाघ। हिरन की बात करें तो हिरन में आपका केदारनाथ, केदारनाथ अभयारण्य ये हिरन के लिए हो जाएगा। दाची ग्राम आपका जम्मू कश्मीर वाला है ना, दाची ग्राम ये भी हिरन के लिए हो जाएगा, है ना। तेंदुआ की बात करें तो तेंदुआ आपका एमपी में भी बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें तेंदुआ पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। नंदन कानन काफी चर्चित है उड़ीसा का, है कहाँ सर? उड़ीसा में। उड़ीसा में पूछा जाएगा नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। नंदन कानन अभ्यारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। किसके लिए है? तो सफेद बाघ के लिए। कैसा बाघ? सफेद बाघ। देखे हैं कभी सफेद बाघ? सर्च करेंगे आप लोग नंदन कानन उड़ीसा अभ्यारण्य, उसके बारे में आप लोगों को दिखाएगा कि कैसा सफेद बाघ। तो सफेद बाघों के लिए। सफेद चीता के लिए ना एमपी है। एमपी में एक अभ्यारण्य है जो एमपी का ब्रह्मा नेशनल पार्क बना है, उसका नाम है कूनो नेशनल पार्क। याद रखेंगे कूनो नेशनल पार्क, है ना। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कूनो, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? एमपी में। एमपी का ब्रह्मा है, एमपी का ब्रह्मा है ना। नेशनल पार्क की संख्या बहुत है, इसलिए टाइगर स्टेट, टाइगर की संख्या भी बड़ी है ना एमपी में, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें आपको याद, नंदनगन कहाँ याद रखना है? नंदनगढ़, नंदन कानन अभ्यारण्य उड़ीसा में सफेद बाघ के लिए। और आपका सफेद चीता पूछा जाएगा तो कूनो नेशनल पार्क एमपी में है। ठीक है, एमपी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है सदाबहार बने। ठीक है,
कह रहा है यहाँ पे सदाबहार बने पाई जाती है। सबसे पहले याद रखना है सदाबहार बने का कुछ रूल्स है। सदाबहार बने वहां पाई जाती है जहाँ पे गर्मी भी अधिक मात्रा में पड़े और वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से प्लस हो। यानी कि कह सकते हैं कि ताप भी वहां पे पाइए, है ना। ताप की मात्रा भी ज्यादा होना चाहिए और वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा भी जो होनी चाहिए वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर होती हैं तो वहाँ पे कैसे बन पाया जाता है, तो वहाँ पे सदाबहार बन पाया जाता है। ये इसका मुख्य कारण है, ठीक है, कारण है। अब यहाँ पे देखना है आप लोगों को कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। सुंदरवन क्षेत्र में नहीं होगा, नीलगिरी क्षेत्र में नहीं होगा, विंध्याचल, ये कौन सा होगा, हिमालयन क्षेत्र में, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। इसे अगर हम लोग मैप से देखना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, तो आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सा। देखिए एक तो आप सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा अ, वन पूछा था ना, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाएगा, तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो वन पाया जाता है, क्या क्वेश्चन था आप लोगों का यहाँ पे, सबसे ज्यादा सदाबहार बने। तो सदाबहार बने का याद रखना है कि एक तो आपका केरल के इस क्षेत्र में पाया जाता है ना, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पे ये पूरा पाया जाता है आपका कौन सा, सदाबहार बने। कुछ मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन ये जो सदाबहार होता है वो शुष्क होता है ना, कैसा होता है, शुष्क सदाबहार बने। और सदाबहार बने कहाँ पाई जाती है, आपका मेघालय के पास बहुत सारी वर्षा होती है, यहाँ पे पाई जाती है। तो ये तीन जगह तो आप लोगों को याद ही रखना है कि ये सदाबहार बने पाई जाती है, ठीक है ना। कुछ सदाबहार बने कहाँ पाई जाती है, देखिए ये हिमालय है, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय हो गया, बृहत हिमालय हो गया, लघुमत हो गया, शिवालिक हो गया, तो ये जो इधर आकर के पूरा जाकर के इधर सट जाती है, और यहाँ पर जो कुछ कुछ पर्वतें हैं, तो ये सारे एरिया में पाई जाती है सदाबहार बने, ठीक है। तो सदाबहार बने का ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा पर्णपाती वन, तो ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर के कह सकते हैं, ये एरिया में पूरा जो पाया जाता है वो पर्णपाती, जो अपना पत्थर गिरा देता है, पर्णपाती वन। ये एरिया में पाया जाता है आपका कटीले वन, कौन सा वन, कटीले वन पाया जाता है। और इस एरिया में जो पाया जाता है वो पर्वतीय वन, हालांकि यहाँ भी पर्वतीय वन पाया जाता है, लेकिन सदाबहार वनों की भी संख्या होती है। तो इस तरह से कुछ वन जो पाए जाते हैं, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, देखिए 2007 में पूछा था, हम लोग 7 पहुंच गए हैं, और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा है। आप लोगों को पता होगा कि हीराकुंड जो बांध है भारत का सबसे लंबा बांध है। कैसा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर है। कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, महानदी पर है, ठीक है, महानदी पर है। ये चीजें हो गया। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो हो जाएगा ना, वो आपका टिहरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टिहरी बांध हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध। कितना ऊंचा है टिहरी, तो याद रखना है 260 मीटर का, लगभग लगभग 260 मीटर के आसपास ये ऊंचाई है, ठीक है। भाखड़ा नांगल की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा है, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय। अगर भारत का सबसे ऊंचा भी पूछे और गुरुत्वीय लगा दे तो भाखड़ा नांगल बांध। और भारत का सबसे ऊंचा सिर्फ पूछे तो आपका हो जाएगा टिहरी बांध, ठीक है। नांगल जो है ना वो सतलज नदी, आपको कहना है, बताना है कि पंजाब में दो स्थान है, एक है नांगल एक है भाखड़ा। तो दोनों जगह पे बांध बनाया गया, एक नांगल एक भाखड़ा बांध, और दोनों को सम्मिलित रूप से भाखड़ा नांगल बांध बोला जाता है, जो सतलज नदी पे बनाया गया है। तो ये जो भाखड़ा नांगल बांध है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, नीचे मोटाई बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे ऊपर जाकर के पतला कर दिया, उसी इसी के कारण इसे गुरुत्वीय बांध का संज्ञा दिया गया है। टिहरी बांध क्या है, तो टिहरी बांध अभी आप लोगों को जब बता रहे थे कि ये आपका गंगा नदी है, ये आपका नंदाकिनी आती है, ये पिंडार आती है ना। आगे आते हैं तो ये आपका कौन सी नदी आती है, ये आपका आती है मंदाकिनी आती है, उसके बाद ऐसे जाती है, फिर यहाँ से आती है आपका कौन सी नदी, तो ये आती है आपका भगीरथी नदी। तो भगीरथी नदी में भी ऊपर से एक आती है भिलांगना नदी, और ये जो नदी जहाँ पे मिलती है ना, यहाँ पे बांध बनाया गया, इसी को बोला जाता है टिहरी बांध, इसी को बोलते हैं टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो याद रखना है कि एक है आपका भगीरथी, एक है आपका भगीरथी, और एक आपका ये जो है वो है आपका भिलांगना। कौन सा है, भिलांगना, भिलांगना, है ना। आप लोगों को शायद पता होगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा, ये रिवीजन्स क्लास है, समझिए आप लोगों के लिए जिनका ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है, और जिनका समाप्त नहीं हुआ है
बहुत अच्छा चांस है कि आप लोगों का अच्छी तरीके से पॉइंट्स बाय पॉइंट्स रिवीजन होगा। तो पूछा जाएगा कि ये जो बांध है किस नदी के संगम पे है, तो भागीरथी और विलांगना नदी पे, और यहाँ से फिर गंगा नदी इस तरह से बहती है। वो चीजें आप लोगों को बताएं। तो हीराकुंड महानदी पे सबसे लंबा बांध है ना, सबसे लंबा 25 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 25 पॉइंट समथिंग से 25 किलोमीटर है। याद रखना ये पॉइंट्स को। यही सारा क्वेश्चंस आपको घूम फिर के हमेशा पूछा जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस पूछा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है। चलिए आप लोगों को यहाँ से मैप से दिखाते हैं कि कितने देश से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल की अगर सीमा की बात करें तो देखिएगा, पश्चिम बंगाल ये है पश्चिम बंगाल। एक तो यहाँ पे देखिए नेपाल से लग रहा है सीमा। किससे लग रहा है? नेपाल से। एक देखिए यहाँ पे भूटान से लग रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक किससे लग रहा है? बांग्लादेश से। तो कितने देशों से? 3 देशों से लगती है। तो मैपिंग से इस तरह से आप लोगों को याद रखना है ना? कितने देशों से? 3 देशों से लगती है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ना वो कितने देशों से लगती है। तो आप लोगों को कितना आंसर आया? 3 देशों से लगती है। कितने देशों से? 3 देशों से। बात करें यहाँ पर कि जो वेस्ट बंगाल की सीमा है, वेस्ट बंगाल की सीमा है, वेस्ट बंगाल की सीमा जो बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है ना? ये याद रखना है आपको। 2200 समथिंग्स लगती है, 2200 किलोमीटर के आसपास, है ना? 2200 कुछ किलोमीटर, 2200 कुछ किलोमीटर लगती है ना? ये चीजें आपको याद रखना। कंफर्म इसका एग्जैक्ट किलोमीटर याद नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। लेकिन पूरे भारत के साथ पूछेगा, है ना? अब बांग्लादेश अगर पूछेगा पूरा भारत के साथ, ये राज्य के साथ नहीं, तो फिर 40,4696 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये 2200 समथिंग से, इसको आप लोग याद रखें। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा? 3 देश से। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ। ऊपर में एक नेपाल से मिलती है, और फिर जब इस साइड में जाते हैं तो भूटान, और पूरा तो फिर बांग्लादेश है ही है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, देखिए बताए थे चावल अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कटक। अगर आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय पूछे, इंटरनेशनल पूछे, तो वो हो जाएगा फिलीपींस में। कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस हो जाएगा। और फिलीपींस में कहाँ? तो मनीला। फिलीपींस में कहाँ? तो फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। यहाँ पे है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो कटक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे डीजल इंजन रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? पिछला क्वेश्चन में आया ही था जो हम आप लोगों को बता चुके थे। कहाँ है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है यहाँ पे उड़ीसा में निम्न में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है। तो उड़ीसा की बात करें तो अभी वर्तमान में तो इसका अलग है। वर्तमान में याद रखना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में चावल होता है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? चावल होता है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार 2007 में पूछा था, इसका आंसर होगा आपका हल्दी। कौन सा हो जाएगा? हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कल्चर, देखिए काफी इंपोर्टेंट है कल्चर। कल्चर की बात करें, कल्चर जो है ना ये उड़ीसा का प्रमुख कोयला उत्पादक है। एक जिला है जिसका नाम है अंगुला जिला, याद रखना है। क्यों याद रखना है? 2026 के पहले 25 में कोयला उत्पादन में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ राज्य था वो था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को पीछा करते हुए उड़ीसा पहले स्थान पे आया। तो उड़ीसा के बारे में हमें जरूरी याद रखना है कि कोयला का जो तलचर है ना, तलचर जो किस खनिज के लिए है? तो ये कोयला के लिए। और तलचर जो है वो उड़ीसा का, याद रखना है यहाँ पे। उड़ीसा का, है ना? उड़ीसा का, उड़ीसा का कौन सा जिला में है? ये जिला आप लोगों को याद रखना है, अंगोला जिला। कौन सा? अंगोला जिला में है, ठीक है। तो ये याद रखना, उड़ीसा का अंगोला जिला में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक होता है, और भी जगह पे होता है। इसीलिए भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक है, सबसे ज्यादा मात्रा में। करा निम्न में से एक बरसाती नदी है। देखिए बरसाती नदी मतलब होता है ना कि जिसमें बरसात के कारण पानी आती है। तो याद रखना कि ये जो ब्यास है ना, ये रोहतांग, एचपी का रोहतांग दर्रा से निकलती है। ब्यास कुंड कह सकते हैं, ब्यास कुंड है। और ब्यास कुंड में जो पानी आती है बगल में ही आपको याद रखना है रोहतांग, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा या तो फिर आपको ब्यास कुंड देगा, उद्गम स्थल है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और इससे ब्यास नदी आती है। और ब्यास नदी एक प्रकार की बरसाती नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, बरसाती नदी है। यहाँ ऑप्शन में है आपका गंगा है, आपका यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पे आपका महानदी, तो ये महानदी आंसर हो जाएगा इसका। इसका कौन सा हो जाएगा, महानदी, आपको याद रखना है। इसके बारे में याद रखना है कि ब्यास कुंड से निकलती है, तो कुंड से निकलती है तो याद रखना है कि कुंड में हमेशा पानी निकलती रहती है, तो ये बरसाती नदियां नहीं हो सकती, क्योंकि कुंड वाला पानी हमेशा बहते रहेगा। महानदी जो हो जाएगा आपका बरसाती नदी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये कहाँ निकलती है, तो एचपी से निकलती है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है, कौन सा निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है। तो इस्पात कारखाना आप लोगों को जानते हैं कि ये भुवनेश्वर में है, आपका उड़ीसा में है। कहाँ है, वो राउरकेला में है, इस्पात का कारखाना। क्योंकि ये जो टाटा स्टील है ना, इसका बहुत सारे जगह पे विस्तार किया गया है अलग अलग कारखाना के रूप में, तो उसी का एक पार्ट है यहाँ पे। ये चीजें याद रखनी, यही चीजें पूछा गया था। नेक्स्ट डबल क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है। मान लीजिए कि ये पूरा विश्व है, विश्व जो है ना वो 100% है, 100% है। इसमें जो यहाँ पे भारत है, वो भारत क्या परसेंट है, तो भारत की जो है, भारत जो है वो 2.43% है ना, 2.43%। ये जो है ना वो आपको कह सकते हैं ये क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल में। और विश्व का कहना है, याद रखना है कि ये जो भारत है ना, वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बड़ा में 7वां है। और क्षेत्रफल कितना है विश्व का, 2.43%। लेकिन जनसंख्या आप लोग चौंक जाएंगे, जनसंख्या में बात करें, जनसंख्या में, तो जनसंख्या याद रखना है कि 17.5 से लेकर के 18% जनसंख्या पूरे विश्व के 100% में से 17.5 से 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो ये तीनों पॉइंट्स अहम आपको भूमिका निभाएगा एग्जाम में। हमेशा ये सारी चीजें पूछा जाता है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में क्षेत्रफल में कितना है भारत, है ना, ज्योग्राफी का ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे देखा जाए तो विजयवाड़ा, तो जानते हैं आप लोगों को विजयवाड़ा कौन सी नदी पे है, तो कृष्णा नदी पे है। कौन सी नदी पे है, कृष्णा नदी पे है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र, देखिए सबसे कम वन क्षेत्र, तो सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा उस समय भी था और आज भी सबसे कम हरियाणा में वन है। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो याद रखना है कि 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, 2023 रिपोर्ट के अनुसार याद रखना है, रिपोर्ट के अनुसार भारत का टॉप 3 राज्य सबसे ज्यादा मात्रा में जो है, वो याद रखना है आप लोगों को, वो है आपका एमपी। सबसे ज्यादा वन पाया जाता है एमपी में। सबसे कम बात करें आप लोगों को, तो याद रखना है वो है अरुणाचल प्रदेश, ये सॉरी हरियाणा है। कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, सबसे कम आपका है हरियाणा में। ठीक है, और अगर यहीं पे बात करें कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ देखा गया, सबसे ज्यादा वृद्धि, है ना, सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखा गया वो देखा गया छत्तीसगढ़ में। कहाँ देखा गया, छत्तीसगढ़ में। ये भी याद रखना है। अगर आपको पूछेगा सबसे ज्यादा जो सघन वन है ना, सघन यानी गप वन, सघन वन जो है वो कहाँ है, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सारी चीजें वन जो है ना, ये जो 2023 में जारी किया गया, वो कायमा वन स्थिति रिपोर्ट था, 18वां था। पहला कब जारी किया गया, तो पहला के बारे में आप लोगों को याद रखना है, ये जारी किया गया आपको 1800 1987 में। याद रखना है 1987 में पहला वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में, तो मत्स्य में वेस्ट बंगाल है। मत्स्य उत्पादन में सबसे ज्यादा मात्रा में वेस्ट बंगाल है। हम लोग बोलते भी है ना, मछली सबसे सस्ता कहाँ खिलाता है, तो पश्चिम बंगाल में, है ना, आप वहां पे जा करके देखिए। तो वही चीजें है मत्स्य उत्पादन में ना, मत्स्य उत्पादन में सबसे, और वैसा वहां पे जलवायु भी है ना, नदियां है आपका, समुद्र है ना, बहुत सारे सोर्स है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन है चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील जो है ना उड़ीसा का काफी चर्चित है। देखिए चिल्का झील जो है एक प्रकार का खारा पानी का झील है।
भारत का सबसे खारा पानी का तटीय झील, चिल्का झील। भारत का सर्वाधिक खारा पानी का झील, तो सांभर झील राजस्थान का। आपको खारा पानी याद रखना है कि जितना भी तट रेखा के बगल में है, जिसकी पानी जो है ना वो समुद्र से लगती है, तो खारा तो रहेगा ही, वो खारा पानी है। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? एक तो पूछा जाता है कि खारा पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, तो याद रखना है राजस्थान है, राजस्थान है। एक याद रखना है, खारा पानी, खारा पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, है ना, तटीय, सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? तटीय झील, ये हो जाएगा आपका चिल्का झील। तटीय झील कौन सा हो जाएगा? याद रखना है, चिल्का झील। कौन सा? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये दो तीन चार क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन है 43 नंबर। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? लंबी तटरेखा वाला याद रखना है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा लंबा जो है ना वो गुजरात है। गुजरात तो लंबा ही था, लेकिन दूसरे नंबर पे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश पढ़ते थे, या तीसरे नंबर पे पढ़ते थे आपका तमिलनाडु। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि ये फर्स्ट तो है ही है, सेकंड नंबर पे आपका हो गया है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। बात किया जाए भारत की तट रेखा से संबंधित राज्य कितने हैं, तो 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा बनाती है, यानी कि तट रेखा है। कौन कौन है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है ना, कर्नाटक, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और कौन सा है? वेस्ट बंगाल है। एक, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 राज्य जो है वो तट के साथ, समुद्र के साथ सीमा बनाता है। और तीनों में याद रखना है, सबसे बड़ा जो है ना वो गुजरात है, दूसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है, और तीसरे नंबर का आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये 2007 का है, तो ये ऑप्शन भी नहीं मिलेगा इसमें। वर्तमान में अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कितने भागों में बांटा गया, तो सबसे पहले आप लोग आंसर क्या देना है कि वर्तमान में ये 9 है। कितने भागों में? 9। जोन की संख्या जो अभी वर्तमान में है वो 9 है, 19 है, सॉरी कितना है? 19 है। 19वां जोन का नाम है दक्षिण तट रेलवे, है ना, याद रखना है। दक्षिण तटीय, दक्षिण तटीय, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में बनाया गया, विशाखापट्टनम में। कब बनाया गया? तो 2019 में, 19वां रेलवे जोन, 2019 नहीं 2018 याद रखना है, 2018 में 19वां रेलवे जोन के रूप में शामिल किया गया। और साथ में याद रखना है कि इस समय जो रेलवे मंत्री थे, रेलवे विभाग के जो मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे, वो रेलवे मंत्री का नाम था पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल थे, पीयूष गोयल। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि उस समय कौन थे? पीयूष गोयल थे। ठीक है, साथ में वर्तमान में बात करें रेलवे विभाग का, रेलवे मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है, और रेलवे आयोग के अध्यक्ष और सीईओ जो है वो जी सतीश रेड्डी है। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। डिवीजन की संख्या पूछा जाएगा, डिवीजन की संख्या 68 याद रखना है। कितनी याद रखना है? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग 45। 45 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध का मतलब होता है ना जिसके साथ कोई भी समुद्र का सीमा नहीं लगती है। देखिएगा, वेस्ट बंगाल के साथ लगता ही है, इसके साथ भी लगता ही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आंध्र प्रदेश भी तटीय राज्य है, अभी 9 राज्य बताए हैं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ये तो है आपका भारत के संदर्भ में, लेकिन विश्व में पूछेगा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध, विश्व में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध ना, स्थल रुद्ध देश, स्थल रुद्ध देश, तो याद रखना है आप लोगों को कजाकिस्तान है। कौन है? कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान रूस के साथ सीमा लगाता है। और याद रखना है ये बीच में हो जाता है,
ये सबसे बड़ा स्थलरूप देश है। मध्य एशिया का एक कंट्रीज है कजाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री देखिए, भारत में जो है ना वो सात, विश्व में 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में एक महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है, कोई लोग वहां पे नहीं रहते हैं। वहां पे विभिन्न देशों के द्वारा शोध संस्थान खोले जाते हैं। भारत के द्वारा भी गिरिराज सिरोही के द्वारा सबसे पहले अभियान किया गया था। और पहली बार 83-84 में भारत का पहला दक्षिणी गंगोत्री नाम करके शोध संस्थान खोला गया। तो वो चीजें भी पूछा जाता है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पे खोला गया था अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका अभियान कह सकते हैं यहाँ पे, भारत का भारत का अंटार्कटिका भारत का अंटार्कटिका अभियान अभियान की बात करें, या यहाँ पे बात बोल सकते हैं शोध संस्थान, यही पूछ रहा था यहाँ पे कहाँ स्थित है वो पूछा था। यहाँ पे शोध संस्थान बता देते हैं आप लोगों को। शोध संस्थान की बात करें तो याद रखना है कि सबसे पहला जो खुला था उसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। ये याद रखना है आप लोगों को, ये जो है ना 1900 आपको 83-84 के आसपास, ठीक है। दूसरा का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था मैत्री। दूसरा जो शोध संस्थान खोला गया वो मैत्री रखा गया, और ये 1989 में खोला गया। तीसरा का नाम याद रखना है, तीसरा जो खोला गया इसका नाम रखा गया दक्षिणी गंगोत्री मैत्री, तीसरा का नाम भारती रखा गया, और ये 2012 में बना। 2012 में भारत सरकार के द्वारा चौथा भी खोला जाने का लक्ष्य रखा है, जिसका नाम रखा जाएगा मैत्री सेकेंड, और इसका लक्ष्य रखा है 2029 तक। तो ये भी आपको करंट अफेयर्स के रूप में काफी चर्चित क्वेश्चंस है कि मैत्री टू जो अंटार्कटिका में शोध संस्थान भारत खोलेगी वो कब। तो याद रखना है आप लोगों को कब तक, तो याद रखना है आप लोग 2029 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47, सारा नर्मदा और ताप्ती नदियों के द्वारा घिरे हुए हैं। विंध्य पर्वत है, सतपुड़ा है, या राजमहल की पहाड़ियां है, तो अरावली। तो आप लोगों को अगर यहाँ पे मैप में देखा जाए, मैप में देखा जाए तो मैप में देखिए आप लोगों को कुछ पहाड़ियां यहाँ पे दिखाते हैं, पहाड़ियां दिखाते हैं, जिससे और भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताए थे कि ये गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के मंजू टीला तक जाती है। इसका नाम है अरावली की पहाड़ियां, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है सर। राजमहल की पहाड़ियां आप लोगों को यहाँ पे बताया है। क्वेश्चंस क्या कर रहा था, क्वेश्चंस कर रहा था, क्वेश्चंस कर रहा था कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के पथ, नदियों के द्वारा घिरे जो है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में वो कौन सा पर्वत है जो घिरा हुआ है, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ पे देखना है कि ये जो है आपका अरावली है, ये जो है वो अरावली है। ये क्या है, ये है आपका राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी है। यहाँ पे है आपका मालवा का पठार, क्या है, मालवा पठार है, मालवा पठार है। ये जो है आपको बीच में, ये है आपका सतपुड़ा श्रेणियां, क्या है, सतपुड़ा श्रेणियां। सतपुड़ा में भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा राजपीपला, ये हो जाएगा महादेव, ये हो जाएगा अमरकंटक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, याद रखना है कि इसको बोला जाता है राजपीपला, राजपीपला। इसको बोलते हैं महादेव, महादेव पर आप पहाड़ी जो कि सतपुड़ा का ही एक भाग है, इसको बोला जाता है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। तो याद रखना है कि ये महादेव पहाड़ी के नीचे से, महादेव पहाड़ी के नीचे से निकलती है कौन सी नदी, महादेव पहाड़ी के नीचे से निकलती है, यहाँ से निकलती है नर्मदा, ये आपका कौन सी नदी, नर्मदा नदी, ये ताप्ती नदी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और ऊपर से यहाँ पे बहती है। तो याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों नदियां जो है ना, दोनों नदियां जो है ये यहाँ पे गिरती है, ठीक है। मैपिंग में आप लोग देख लेंगे, ये निकलती है यहाँ पे गिरती है, एक नदी यहाँ से निकलती है यहाँ पे, यानी बीच में कौन सी श्रेणियां है, तो सतपुड़ा श्रेणी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चंस में यही चीजें आप लोगों का देखें यहाँ पे हम बहुत ही बारीकी तरीके से पूरा चीजें ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं। जो लोग पढ़े होंगे उन लोग देख रहे होंगे कि हाँ, जो चीजें हम पढ़े हैं शायद वही एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी तो 2007 पहुंचे हैं, हम 25 तक भी पहुंचेंगे, आप लोगों का क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आगे जाकर के सिर्फ क्या होगा, लैंग्वेज को क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देगा, बाकी कुछ नहीं। हम सारा क्वेश्चंस देखे हुए हैं, उसी तरीके से हम पढ़ाई भी आप लोगों को करते करवाते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में याद रखना है, कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा। कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा। अभी हम बताएं यहाँ पे कौन सी है, राजपीपला, महादेव, और ये है आपका अमरकंटक। यहाँ से निकलती है ऐसे जाती है नर्मदा, और ऐसे निकलती है ऐसे आती है ना, और दोनों नदियां यहाँ पे गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो देखिए जलोढ़ की बात कर रहा है, पाई कहाँ जाती है जलोढ़। आप लोगों को याद रखना है फिर मैप से, जितनी भी ज्योग्राफी का है अगर आप मैप से याद नहीं करेंगे। करके बनाते हैं।
देख लेते हैं, बंद हो गया था, इसको काट देंगे, करवा देते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ बंद हुआ। देखिएगा बीच में प्रॉब्लम आ गया था, बंद हो गया था लैपटॉप, हम वहाँ पे स्विच नहीं देखे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा तो आप लोगों को क्या बताया, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है, यानी कि नहीं पाई जाती है। तो ये चीजें जो समझाया आप लोग शायद यहाँ पे नहीं देख पाए होंगे, फिर से आप लोगों को फिर बता दिया जाएगा। हम देख लेते हैं वीडियो, उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। याद रखना है, अगस्त्य मलाई है, नल्ला मलाई नहीं है, नीलगिरी है, पंचमढ़ी है। तो आप लोगों को लगता होगा ना कि जैव मंडल क्षेत्र होता है क्या, तो पर्यावरण में बहुत ही डीप में पढ़ने का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये जैव मंडल के बारे में। भारत में कुल जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या जो है ना वो 18 है, 18 है। और 18 में से 13 को शामिल कर लिया है यूनेस्को में। यूनेस्को में कितने को शामिल किया है, तो 13 में से याद रखना है 18 को यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। 13 को 18 में से 13 को शामिल किया गया। और 13वां जो है ना वो काफी इंपोर्टेंट है, वो हिमाचल प्रदेश का है जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है ना, ये नवीनतम है, काफी चर्चित है और इसको शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है। पंचमढ़ी की बात करें तो इसे 2011 में शामिल किया गया था। नीलगिरी सबसे पहला 1986, कई बार पूछा है, सबसे पहला, सबसे पहला यूनेस्को में शामिल नहीं किया, नीलगिरी को 2000 में यूनेस्को में शामिल किया। यूनेस्को का सिर्फ ये चीजें बता रहे हैं, बाकी ये जैव आरक्षित क्षेत्र में जो शामिल किया गया उसका हम डेट लिखा रहे हैं कि आपका ये आपका 2000 1986 में सबसे पहले आपको नीलगिरी को शामिल किया गया था, नीलगिरी को, है ना। पंचमढ़ी याद रखना है आपको 1999, पंचमढ़ी का डेट याद रखना है 1999 में इसे आपका ये आपका जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया। अगस्त्य मलाई जो है ना वो 2001 में, 2001 में। तो क्या याद रखना है आप लोगों को, भारत में कुल जैव मंडल की संख्या 18 है, जिसमें से 13 को शामिल कर लिया गया है यूनेस्को में, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो गांधी सागर बांध किसका भाग है, तो गांधी सागर जो है ना वो चंबल परियोजना का है। किसका है, चंबल परियोजना का। चंबल परियोजना का थोड़ा सा आप लोगों को मैप में समझाते हैं। ये आपका है गंगा नदी, ये आपका जो है ना वो यमुना नदी है, और ये मालवा के पठार से जाती है चंबल नदी। याद रखना है कि ये जो गांधी सागर परियोजना है, उसके बाद जवाहर सागर है, गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। फिर से गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज। ये जो तीनों है ना वो राजस्थान में है, और ये गांधी सागर जो है एमपी में है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना यही क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2007 में। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो गांधी सागर है वो एमपी में है, तो किसका भाग है, चंबल परियोजना का। ये जो नदियां है ना, जो नदियां के बारे में बताया वो चंबल नदी है। कितना इंपॉर्टेंट है ये चारों चीजें, जब तक मैप याद नहीं होगा, मैप से नहीं बताएंगे बनाएंगे तो दिक्कत। ये 50 नंबर क्वेश्चन रहा, कैसा लगा आप लोग कमेंट करें, और फिर आप लोगों के बीच में ऐसे क्वेश्चंस ले करके आएंगे। पॉलिटी का भी आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा, है ना, इंडियन ज्योग्राफी का तो ले करके आए ही हैं। और इसका भी नेक्स्ट पार्ट आपको आएगा, कम से कम 5-6 पार्ट्स आएगा, ताकि 1000 क्वेश्चन जितनी भी पूछा गया है पूरा करवाने का, है ना, वो सारी चीजें आपको किया जाएगा। रिवीजन करें, देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।